नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जल्दी ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये सीटें इन नेताओं के लोकसभा का सदस्य बनने से खाली हुई हैं। वैसे तो सभी 10 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, लेकिन हरियाणा के उपचुनाव पर सबकी नजरें रहेंगी, जहां नायब सैनी सरकार से निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया। महाराष्ट्र में भी उठापटक से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 10 सांसदों ने दरअसल लोकसभा का चुनाव जीत लिया है, इसके बाद इस्तीफा दे दिया। इनमें 7 बीजेपी के, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के पास सीटें थी। राज्यसभा के उपचुनाव अलग अलग होते हैं, यानी हर सीट पर अलग से मतदान होता है। इसका यह मतलब होता है कि सत्तारूढ़ दल हमेशा उपचुनाव में जीत लेता है। इस लिहाज से सभी 10 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत तय मानी जा रही है। 10 सीटों में महाराष्ट्र, असम और बिहार में 2-2 सीटें हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट है। सरकार में होने के कारण एनडीए की असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा की सीटों पर जीत तय है। महाराष्ट्र में भी एनडीए एकजुट रहता है तो दोनों सीटों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हरियाणा का गणित रोचक हो गया है। यहाँ 90 सीटों की विधानसभा में अभी 87 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 44 है। बीजेपी के 41, कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। 1 आईएनएलडी और 1 एचएलपी का विधायक है। 1 निर्दलीय और एचएलपी का समर्थन बीजेपी को है। इस तरह उसके पास 43 विधायक हैं। बाकी 4 निर्दलीयों में से 3 ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जबकि अन्य निर्दलीय बलराज कुंडू किसी खेमे में नहीं है। लेकिन बीजेपी को जेजेपी के 2 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर हरियाणा में राज्यसभा के इस उपचुनाव में हर विधायक पर नजर होगी। राज्य में जल्दी ही विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में विधायकों के पाला बदल से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। उधर महाराष्ट्र में 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे से खाली हुई थी। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार के इस कदम से पार्टी के भीतर नाराजगी है। उधर नामांकन के वक्त शिवसेना और बीजेपी का कोई बड़ा नेता उपस्थित नहीं था, जिसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया, लेकिन यहाँ मौजूद एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के हाव भाव देखिए। ये संदेह होता है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का टिकट दिए जाना उन्हें रास नहीं आया। दरअसल भुजबल को उम्मीद थी कि अजीत पवार उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। हाल ही में सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव हारी है और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाना एनसीपी के कई नेताओं को नागवार गुजर रहा है। दबी जुबान में नेता कह रहे हैं कि क्या अजीत पवार एनसीपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। हालांकि पर्चा भरने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। ऐसी नाराजगी मुझे कहीं नहीं दिखी, क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर ये निर्णय लिया है। भुजबल जी फॉर्म भरते समय वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी नाराज नहीं है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने अपने 2022 के राज्यसभा चुनाव से इस्तीफा देकर 2024 में फिर से राज्यसभा सांसद का पद स्वीकार किया था। इस वजह से एनसीपी की एक राज्यसभा सांसद की जगह खाली थी। अब जो इस खाली सीट पर आएगा उसे करीब 4 साल तक सांसद बने रहने का मौका मिलेगा। प्रफुल्ल पटेल की पहली राज्यसभा का कार्यकाल 2022 से 2028 तक था। अब सुनेत्रा पवार राज्यसभा जाती है तो वह 2028 तक सांसद रहेगी। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? हम लोगों ने बहुत सोच समझकर और एक विचार से हमारे पार्टी के इस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को तय किया। सभी हम यहाँ पर आए और हम सब लोगों ने, हमारे जो अलायंस पार्टीज है
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उनको भी सूचना की कि हम हमारे इस उम्मीदवार का अर्ज भर रहे हैं। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। विधानसभा में एनडीए के विधायकों की संख्या को देखते हुए सुनेत्रा पवार के लिए चुनाव केवल औपचारिकता भर है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी से एनसीपी अजीत पवार गुट के भीतर नई खटास पैदा हो सकती है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक दशक के पूर्ण बहुमत के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई। अब उसके मुख्य एनडीए सहयोगी सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जो आगे बीजेपी की राह में महत्वपूर्ण फैसलों पर भाजपा से असहमत होने पर अपने समर्थन की समीक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसा ही एक अहम मुद्दा है परिसीमन का, यानी डिलिमिटेशन का। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में परिसीमन की क्या अहमियत है और इस पर सहयोगी दल क्या सोचते हैं, इस पर यह रिपोर्ट। महायुति महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का छोटा स्वरूप। 48 में से 17 सीटें ही लाने में कामयाबी मिली, जबकि चाहत 40 पार की थी। आगे के सफर में ये गठबंधन कितना अटूट रहेगा, अब इसकी रह रहकर परीक्षा होगी। परिसीमन की चर्चा शुरू होने से पहले ही दक्षिणी राज्यों से विरोध के सुर उठे थे। अब 2026 में अगर परिसीमन हुआ तो क्या एनडीए के गुलदस्ते में शामिल दल साथ देंगे? अजीत पवार वाली एनसीपी कहती है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए परिसीमन बेहद जरूरी है। आज लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 से 22 लाख वोटर जो है वो वोट करते हैं, तो एक जो एमपी है उसको वो न्याय नहीं दे पाता है, वो जस्टिस नहीं दे पाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी पुनर्रचना होनी चाहिए। ये पुनर्रचना जब तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अभी 6 विधानसभा क्षेत्र का एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। ये पॉपुलेशन और भौगोलिक क्षेत्र ये दोनों का तालमेल होना चाहिए, और इसीलिए परिसीमन आयोग जो है ये इन सब चीज़ों पे विचार विमर्श करेगा और पूरे देश में घूमकर ठीक से जायजा करके जहाँ पे रिजर्वेशन वाली पॉपुलेशन जहाँ पे है, मतलब एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, हमारी घटना के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में फिलहाल तो एससी और एसटी के लिए ही रिजर्वेशन है, तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको जस्टिस देने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें रिजर्व करनी पड़ती है। तो उसका एक रोटेशन होता है। अभी उसका 2026 में परिसीमन का जो हमारा लास्ट जो बना हुआ कानून है उसकी समय सीमा खत्म हो रही है, तो 2026 से पहले किसी भी हालत में ये परिसीमन आयोग गठित करके उसका रिजल्ट आके उस तरह से नई 2029 की जो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होंगे या 26 के बाद के जो भी इलेक्शन है वो नए तरीके से या नए आयोग के वो जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र बनेंगे उस हिसाब से होने चाहिए। इसके लिए तुरंत परिसीमन आयोग जो है वो गठित होना जरूरी है। शिंदे की शिवसेना भी फिलहाल सुर से सुर मिला रही है। हमें मालूम है कि मोदी जी पंतप्रधान होने जा रहे हैं और हम लोग ने वो चुनाव के टाइम भी वो बात की है, तो उसके लिए वो पंतप्रधान बनेंगे और उनके माध्यम से मुझे देश हित के लिए जो भी काम करने को मिलेगा उनके नॉलेज के यहाँ से, यानी पहली लोकसभा तो नहीं है मेरे लिए, मगर 1-2 महीने में हो जाएंगे हम लोग भी ट्रेन, और उसके बाद हम लोग बैटिंग करेंगे उधर भी। परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया, जिसके लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग बन चुके हैं। लोकसभा सीटों के लिए 1976 में आखिरी बार आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ था। अब 2026 में यही प्रक्रिया दोबारा शुरू होनी है। इतने बरसों में हिंदी पट्टी में आबादी बढ़ी है, और अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घट जाएंगी और हिंदी पट्टी के सांसद और बढ़ेंगे, जिससे दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम होगा। संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो सवाल उठते हैं कि क्या परिसीमन से सत्तारूढ़ दलों को फायदा होगा। पिछला परिसीमन जब हुआ था तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का रोल था और मैं पत्रकार था, और मैंने देखा है कि कई नेताओं ने बैठ करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का परिसीमन अपने हाथों से किया है। मतलब अफसर मदद कर रहे थे। उसमें एक रूल होता है कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ जाएंगे, ऐसे नियम है उसके। कुछ नियमों को कई बार
जोग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से बदला जाता है, लेकिन किसी भी बाउंड्रीज को करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट आरक्षित है, तो बीच में से एक पॉकेट काट लिया अपना, अब उस पार से एक पॉकेट वहाँ निकाला, एक उधर निकाला और उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ही सरका दिया। ये भी सब संभव होता है परिसीमन में। तो पिछला परिसीमन, इस समय बीजेपी का रूल है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो अधिकारी चुना जाता है वो चीफ सेक्रेटरी चुनता है और वो चीफ सेक्रेटरी मर्जी का होता है। तो वो चुनाव के जिस अधिकारी को चुनता है वो ऑब्वियसली बात उन्हीं की सुनता है। तो फिर अगर फिर होगा वो नेता लोग, फिर सत्तारूढ़ दल के नेता फिर बैठ के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चौक से अपने अपने बनाएंगे और वो उस पर अधिकारी की साइन होंगी और परिसीमन हो जाएगा। ये उम्मीद है, इसीलिए परिसीमन की शायद मांग की जा रही है। अभी इस समय सत्ता पक्ष के पक्ष में महाराष्ट्र के नतीजे नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये होना की संभावना दिखाई दे रही है। संसद की नई इमारत की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। इसी बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उनको हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले अपनी सीटें करीब आधी हो जाने का डर है। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन इसमें भी पेंच है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से लोगों के रोजगार को खतरा हो सकता है? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।